नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा बेहद ही खास शो जो आप सबके लिए हम लेकर आते हैं ताकि आपको सिखा सकें निवेश के गुर और बता सकें इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है। योर मनी हर कदम पर आपकी मदद करता है आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में, और अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू और साथ ही ईमेल के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए, yourmoney@nwat18.com। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और फेसबुक ट्विटर पर #AskAwazYourMoney लिखकर भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो यह तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का, तो फटाफट से आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। ये शो लाइव भी देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। आज हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ के डेप्यूटी CEO फिरोज अजीज मौजूद हैं। फिरोज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और फिरोज जी से क्वेरीज लेंगे, लेकिन उससे पहले आज बात करेंगे NFO के बारे में कि न्यू फंड ऑफर होता क्या है, कंपनियां म्यूचुअल फंड हाउसेज इसको कब लॉन्च करते हैं, क्या तरीका होता है, ये इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही कदम है या फिर नहीं। तो फिरोज जी बताइए NFO के बारे में। बहुत सारे व्यूअर्स होंगे आई एम श्योर जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होंगे, लेकिन NFO के बारे में उनको ज्यादा जानकारी नहीं होगी। तो बेसिकली NFO होता क्या है? नमस्कार दीपाली जी। NFO जैसे आपने भी कहा, न्यू फंड ऑफर, नया फंड, कोई भी म्यूचुअल फंड की नई स्कीम की शुरुआत जब होती है उस दौर को न्यू फंड ऑफर कहते हैं। जहाँ 10-15 दिन तक पैसे कलेक्ट किए जाते हैं, फिर एक 4-5 दिन वो स्कीम बंद रहती है, फिर वापस से खुल जाती है। जैसे शेयरों का IPO होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, वैसे ही म्यूचुअल फंड स्कीमों का न्यू फंड ऑफर होता है। ये होता है NFO, पॉइंट 1। पॉइंट 2, कई सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, करीबन 40 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं इंडिया में। उन सबके प्रोडक्ट की जो बुकें होती है वो पूरी कंप्लीट नहीं होती है, तो काफी बार वो जो स्कीमों में गैप रहती है वो अपनी अपनी स्कीमें लॉन्च करते रहते हैं, उसको कहते हैं न्यू फंड ऑफर। ओके अच्छा, एक चीज बताइए फिर, अब एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है जिसके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड्स का, तो क्या उसको इन NFO को देखना चाहिए? क्या कुछ इसमें अट्रैक्टिव फीचर्स होते हैं आप जब लेकर आ रहे हैं म्यूचुअल फंड हाउसेस, तो इन्वेस्टर्स के लिए क्या होता है इसमें? देखिए, एक तो मेरे हिसाब से जो हम आंकड़ों को आधार पे अगर हम निर्णय लें, तो मेरा तो ये मानना है 10 साल से हमने कोई भी क्लाइंटों को NFO का रिकमेंडेशन नहीं दिया है, क्योंकि हम HNI से डील करते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से डील करते हैं। कई सारे म्यूचुअल फंड्स वो ऑलरेडी पोर्टफोलियो में होते हैं, उनको एक कोई नई स्कीम की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इतनी भी क्या जल्दी है। अगर एक नया फंड ओपन एंडेड आता है वो सदियों चलने वाला है, तो भले ही वो अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर लें, अपनी एक्सपेंस रेशियो को एस्टैब्लिश कर लें, उनका ट्रैक रिकॉर्ड हो जाए, उनके फंड मैनेजर कैसे निर्णय लेते हैं ये एक कुछ एस्टैब्लिश हो, फिर खरीदें, ये मेरा मानना है। बट काफी NFO ने बहुत अच्छा काम भी किया है। ये काम किया है कि कोई नए निवेशक हैं वो NFO का नाम सुन के जागरूक होकर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे SBI की जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, देश की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उन्होंने जब भी NFO लॉन्च किया है तो बहुत सारे नए निवेशक जुड़े हैं। तो NFO ने अपना काम जरूर किया है पेनिट्रेशन का, म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन का। बट आई थिंक अगर आप एक सीजन्ड इन्वेस्टर हैं और एक्टिव फंड्स में इन्वेस्ट ऑलरेडी करते हैं तो NFO की जरूरत नहीं है। जल्दी क्या है, जैसे कोई स्टॉक लिस्ट होता है तो 20 साल 25 साल तक लिस्ट रहना है, 50 साल तक लिस्ट रहना है, तो वैसे ही NFO अगर शुरू होता है तो वो सदियों चलता है। तो 2-3 साल बाद खरीद लीजिएगा अगर वो इतना अच्छा स्कीम है। ओके चलिए, तो NFO होते क्या है कि NFO ने बेहतर रिटर्न दिए हैं और ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट इनमें, नहीं तमाम बातें आपको फिरोज जी ने बताई हैं। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ेंगे, आपके सवालों को ले लेते हैं। पहले कॉलर दिनेश हमारे साथ मौजूद हैं सागर मध्य प्रदेश से। दिनेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, कौन से फंड्स आपके पोर्टफोलियो में हैं? जी मैम, एक्चुअली डिटेल्स तो मैंने शेयर कर दिए थे। फंड्स काफ़ी सारे हैं, 15, 16 या 20 फंड है और बहुत ही छोटे छोटे SIP करते हैं, तो उसको थोड़ा सा कंसंट्रेटेड बनाना पड़ेगा करके कि अपन 5 या 6 फंड ऐसे लें जो मेरे को हर एक चीज़ में प्रॉपर वो रिस्क भी मैनेज हो जाए मेरा, और मेरा पोर्टफोलियो अच्छे से बढ़े। एवरेज मंथली आई थिंक मेरा 10,000 का SIP है जी। ओके तो आपकी SIPs 25,000 के आसपास की हैं और 10 करोड़ का टारगेट है 20 इयर्स में इनका फिरोज जी, और 7.5 लाख अभी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू है। पोर्टफोलियो में 5 से 6 फंड ये रखना चाहते हैं। अभी तो बहुत सारे फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, आई मीन मोर देन 20-25 फंड्स इन्होंने रखे हुए हैं, क्योंकि 500 रुपए डाले हुए हैं।
तो प्लीज इनकी हेल्प कीजिए। अब इनको पता है कि इनका बड़ा पोर्टफोलियो हो गया है, तो 5 से 6 फंड्स कौन से रखें और कैसे री-स्ट्रेटेजाइज करें इस पोर्टफोलियो को। यस दीपाली जी, डेफिनेटली इनका पोर्टफोलियो एनालाइज कर सकते हैं, बट एक पॉइंट मैं बहुत टेम्प्टेड हूँ प्रीवियस टॉपिक पे बोलने के लिए, क्योंकि हमने एक रिसर्च की थी दीपाली जी। एनएफओ पे मैं 1 मिनट लेना बचाऊंगा 30 सेकेंड, कि हमने 65 एनएफओस को एनालाइज किया जो आए हैं साल भरी में, उसके पहले थोड़े से पहले से। सो 65 में से 56 एनएफओस की नेगेटिव रिटर्न रही। ऑफ कोर्स एक 5-7 स्कीम्स बहुत अच्छी भी निकली। क्वांट की 2 स्कीम्स ने 18-20% का रिटर्न दिया आफ्टर लॉन्च, बट 56 आउट ऑफ 65 स्कीम्स नेगेटिव टेरिटरी में आज भी हैं। ये क्लियरली वो जो पॉइंट मैं कह रहा था कि एनएफओ को आपको एनएफओ की जरूरत नहीं है, इट जस्ट मैथमेटिकली सब्सटैंशिएट्स। एंड कमिंग बैक टू दिनेश जी का जो सवाल है, उन्होंने बहुत सारे स्कीम्स में पैसा डाला है। ऑफ कोर्स थोड़ी कंसोलिडेशन की जरूरत है, 22 स्कीम की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर आप पूरी मार्केट ही खरीद लेंगे तो मार्केट से आउट परफॉर्मेंस कैसे लाएंगे। अगर मार्केट से आउट परफॉर्मेंस नहीं ला रहे हैं तो फंड मैनेजर को फी क्यों दे रहे हैं। अगर वो 1.5%, 2% की फी ले रहे हैं तो ये इस उम्मीद पे ले रहे हैं कि भाई इंडेक्स फंड से ज्यादा रिटर्न मिले। बट अगर आपने इतना ही फैला दिया पैसा, वेफर थिन स्प्रेड कर दिया, तो अल्फा आने की जो एक्स्ट्रा रिटर्न आने की संभावना है वो घट जाती है। पॉइंट 2, इनका जो सवाल है कि 10 करोड़ रुपया इकट्ठा करने के लिए इनको क्या अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। 7.5 लाख का था इनका करंट अमाउंट है, इनको 69,000 रुपीज की एसआईपी की जरूरत पड़ेगी 20 सालों में, 14% की रिटर्न के अजम्पशन पे कि ये 10 करोड़ पहुंच पाए। मेरे हिसाब से इनके पोर्टफोलियो में काफी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स डालने जरूरी हैं। स्कीम तो बाद में आती है। थीमेटिक फंड के बगैर भी अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो रिस्क रिवॉर्ड आपका फेवरेबल रहता है। तो थीमेटिक स्कीम्स नहीं खरीदता हूं मैं अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में या क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में। फिर भी निफ्टी को 3% लास्ट 10 साल में कंपाउंडेड हमने बीट किया है अपने मॉडल पोर्टफोलियो में। हाइब्रिड स्कीम्स को अवॉइड करना चाहिए, बैलेंस स्कीम्स को मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि डेट पे आप लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी दोनों को अलग रखते हैं तो आपको फायदा मिलता है एटलीस्ट 1% का। पॉइंट 2, पॉइंट 3, मेरे हिसाब से इंडेक्स फंड्स लेने के बदले अगर आप अच्छी चुनी हुई एक्टिव स्कीम्स ले सकते हैं, 200 करीब एक्टिव स्कीम्स हैं, उसमें से जो अगर आप बारीकी से चुनते हैं तो 2-3% का आप इंडेक्स फंड से अल्फा निकाल सकते हैं। हर कोई निकाल नहीं पाता, बट निकालने की संभावना होती है। अब रहा स्कीम्स एग्जिट की काफी हैं। देखो आपने चाइना का फंड खरीदा हुआ है, ऐसी क्या जरूरत है कि इंडिया को छोड़ के आप चाइना में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी क्या रेगुलेशन है, कौन से स्टॉक्स है, वो समझ में नहीं आता, फिर भी लोग खरीद लेते हैं पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे। यूएस फ्लेक्सिबल इक्विटी, आप डीएसपी की देखें, वो यूएस खुद ही रिसेशन में जा रहा है। मैं एटलीस्ट 6 फंड मैनेजर से दिसंबर में यूएस जाके मिलके आया, वो कहते हैं कि 70-80% संभावना है कि यूएस रिसेशन में जाएगा। अब इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी, उसमें मैं यूएस में क्यों जाऊं। तो काफी सारे टेक्नोलॉजी फंड्स हैं, फीडर फंड्स हैं। तो ये लिस्ट आप देख पा रहे हैं दिनेश जी, ये सब एग्जिट स्कीम्स हैं। इतनी सारी हैं कि मैं पढ़ के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बट मेक अ नोट फ्रॉम द स्क्रीन एंड मेक अ नोट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट देन द स्कीम्स। ओके, तो काफी सारी बातें आपको बताई हैं फिरोज जी ने, किन फंड्स को रखना चाहिए, किस कैटेगरी के फंड्स की जरूरत नहीं है, कहां आपने अननेसेसरी एक्सपोजर लिया हुआ है। तो नई तरीके से पोर्टफोलियो बनाइए। आप नोट कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, देख सकते हैं वो फंड जिनमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू कर सकते हैं। आप एलोकेशन बढ़ा सकते हैं इन फंड्स में। कुछ फंड्स है, काफी सारे फंड्स हैं इनफैक्ट, कुछ नहीं जिनसे आपको निकलना है। तो प्लीज ये बातें आप नोट कर लीजिए और अपने पोर्टफोलियो को री अलाइन कीजिए और इन्वेस्टेड रहिए। रही बात आपके गोल की, तो 65 to 70,000 की एसआईपीज आपको करनी पड़ेगी 10 करोड़ के टारगेट को अचीव करने के लिए। मूल सिंह हमारे साथ अब हैं बीकानेर राजस्थान से। सिंह साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार मैडम। मेरा सवाल ये है कि मैं अभी 45,000 की एसआईपी कर रहा हूँ, 12 एसआईपी चल रही है मेरी। 8 मैंने आपको भेजी है, 4 एसआईपी और मैंने किया एलआईसी म्यूचुअल फंड मिड कैप में 1000 रुपए की एसआईपी, कॉन्ट्रा फंड 3000 की, आईसीआईसी प्योर निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड की 1000 रुपए की, और आदित्य बिरला नेस्डेक 100 की 2000 रुपए की। ये 4 एसआईपी की है मैंने अलग से। यानी जो 8 फंड्स आपने भेजे हैं, 4 उसके अलावा किए आपने, करेक्ट? हाँ मैडम, अभी ऐड किया है। मेरा मैडम टारगेट ये है कि मेरे 20 साल में मेरे बच्चों की शादी के लिए 2 करोड़ की रिक्वायरमेंट है मेरे को, और उसके बाद में रिटायरमेंट की मैडम 10 करोड़ की रिक्वायरमेंट, टोटल 12 करोड़ की रिक्वायरमेंट है मैडम 30 साल के लिए।
ओके अच्छा, मुझे एक बार दोबारा चार जो नए फंड्स आपने ऐड किए रिपीट कर देंगे, बार कितना एलोकेशन कर रहे हैं उन 4 फंड्स में जो नए ऐड किए हैं? उसमें 6,000 रुपए का है मैडम। LIC का मल्टी कैप फंड है, उसमें 1,000 रुपए। SBI का कॉन्ट्रा फंड है, उसमें 3,000 रुपए। हाँ। ICICI निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड है, उसमें 1,000 रुपए। और आदित्य बिरला नेस्डेक 100 फंड है, उसमें 2,000 रुपए मैडम। अच्छा, तो आपका तो 6,000 से ज्यादा हुआ ना फिर ये? नहीं मैडम, 3-4, अच्छा ठीक है, आदित्य बिरला का नेस्डेक फंड हो गया, ठीक है। हाँ 6,000 है, ठीक है, करेक्ट है। तो फिरोज जी, आपने सुना जो इनके पहले 8 फंड्स है उसकी डिटेल्स तो आपके पास है, जिसमें कोटक इमर्जिंग इक्विटी, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ, SBI फोकस्ड इक्विटी, मेरे एसेट लार्ज कैप है। 2 to 5,000 ये डाल रहे हैं इसमें, बाकी 5,000 ये डाल रहे हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, मेरे एसेट मिड कैप, एडलवाइस फोकस्ड इक्विटी, और 10,000 है SBI स्मॉल कैप में। 6,000 के लिए 4 एडिशनल SIPs की है, LIC मल्टी कैप, SBI कॉन्ट्रा, निफ्टी, ICICI का निफ्टी बैंक का फंड और आदित्य बिरला नेस्डेक फंड इन्होंने चुना है। तो 5 करोड़ का टारगेट, टोटल 12 करोड़ का टारगेट है। 2 करोड़ का 20 साल में, 30 साल में इनका 10 करोड़ का रिटायरमेंट का टारगेट है। तो बताइए एग्जिस्टिंग SIPs के हिसाब से 36,000 प्लस 6,000 यानी 42,000 की इनकी SIP, कितनी SIP इनको लगेगी? फिलहाल के पोर्टफोलियो पर क्या राय है? देखिए, इनकी पोर्टफोलियो, इनकी जो अमाउंट्स हैं वो काफी होंगी। इनके जो टारगेट्स मीट करने हैं, 14% 15% की रिटर्न पे आपकी जो SIPs चल रही हैं वो काफी अच्छी है। पॉइंट 1 इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। पॉइंट 2, आपकी जो स्कीम्स हैं वो भी मेरे हिसाब से काफी अच्छी चुनी है आपने, 1-2 को छोड़ के, जैसे आदित्य बिरला नेस्डैक फंड। ये सिद्धांत आप थोड़ा जहन में रखें कि आप इंडिया को छोड़ के ग्लोबल डिवर्सिफिकेशन इसीलिए करते हैं ताकि रिस्क घटा सके। और अगर बाहर जाके टेक्नोलॉजी का इंडेक्स ही खरीदना था तो एक जगह रिस्क घटाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर जाके टेक्नोलॉजी इंडेक्स, नैस्डैक एक टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टॉक्स का इंडेक्स है, उसको खरीदते हैं तो रिस्क बढ़ जाती है। तो काफी सारे लोग का जब मैंने देखा है वो रिस्क घटाने जाते हैं बट रिस्क बढ़ा देते हैं इन द प्रोसेस, अगर आप मैथमेटिकली रिस्क को मेजर करें। दैट्स वन। सेकंड, आपकी जो स्कीम्स हैं उसमें एक में स्मॉल कैप कैटेगरी में आपने 10,000 रुपए की SIP की हुई है। अगर आपको स्मॉल कैप में ही जाना है तो 10,000 रुपए स्मॉल कैप में डिवर्सिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप में काफी इंटरसेक्शन होता है स्कीम्स में। अगर आपने ICICI खरीदी, बिरला की खरीदी, निप्पॉन की खरीदी, फ्लेक्सी कैप में या लार्ज कैप में बड़ी इंटरसेक्शन होती है। स्मॉल कैप इंडेक्स एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है। देखो, निफ्टी स्मॉल कैप 250 में 250 स्टॉक है, तो वो 250 छोड़िए, बाकी 3-4 हजार जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं वो सबको स्मॉल कैप कहते हैं। तो स्मॉल कैप में एक स्कीम नहीं खरीदनी चाहिए, 3 खरीदनी चाहिए अगर आपको 10,000 रुपए डालने हैं। क्योंकि अगर आपने बिरला की भी स्मॉल कैप खरीदी, SBI की भी खरीदी, HDFC की भी खरीदी, तो जाहिर सी बात है तीनों गलत नहीं जा सकती। तो जब रिस्क बढ़ता है स्मॉल कैप में, तो आपको डिवर्सिफिकेशन का टूल यूज करें। सो दीज आर फ्यू प्रिंसिपल्स। आई लाइक योर स्कीम्स। SBI कॉन्ट्रा बहुत सुन के मुझे बड़ी अच्छी हुई, कोई रेकमेंड नहीं करता है SBI कॉन्ट्रा। 1 साल से हम रेकमेंड कर रहे हैं, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में 11% की आउट परफॉर्मेंस है। LIC की एज अ फंड हाउस मुझे कंसिस्टेंसी पसंद नहीं है। स्टिक टू द टॉप 5 फंड हाउसेस। ईडलवाइज फोकस्ड इक्विटी मैं नहीं खरीदता क्योंकि वो टॉप 10 इक्विटी स्कीम्स कैटेगरी इक्विटी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में नहीं आती। तो स्टिक टू योर इक्विटी इन द लार्ज टॉप 10 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज इज द सजेशन। ठीक है, तो पोर्टफोलियो आपका बताया है फिरोज जी ने। कुछ फंड्स आपके काफी अच्छे हैं, उसमें कंटिन्यू कीजिए। जहां एक्सपोजर की जरूरत नहीं है उनसे आप एग्जिट कीजिए। नोट आप कर सकते हैं किन में निवेश रखना है, किन से निकलने की सलाह है, कौन से कैटेगरी ऑफ फंड्स आप और ऐड भी कर सकते हैं। तमाम बातें आप नोट कर लीजिए। अब एक सवाल लेंगे, हमें ईमेल के थ्रू मिला है और अविनाश गुट्टा ने इस सवाल भेजा है। फिलहाल इनकी 1 लाख रुपए की SIP चल रही है और जो पोर्टफोलियो की एग्जिस्टिंग वैल्यू है वो 21 लाख रुपए की है। अब जानना चाहते हैं कि पोर्टफोलियो कैसा है, कुछ बदलाव इनको करने हैं या कुछ बदलाव करने हैं या किसी फंड से निकलना है। अपना पोर्टफोलियो क्विकली मेंशन कर दो। तो एक चीज तो अच्छी है फिरोज जी कि इन्होंने बहुत 1 लाख की SIP के लिए बहुत क्लटर्ड पोर्टफोलियो नहीं बनाया, सिर्फ 6 फंड्स रखे हैं, विच इज डिसेंट नंबर। अब कैटेगरी ऑफ फंड्स आप बताएंगे कि अच्छे हैं या कुछ बदलाव करने हैं। मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप 10,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 15,000 अ मंथ, कैनरा रोबोको ब्लू चिप इक्विटी 15,000 अ मंथ, PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज 20,000, क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट 20,000 और क्वांट एक्टिव फंड है 20,000। तो बताइए इनका पोर्टफोलियो कैसा लगा और कुछ बदलाव करने हैं या क्या सजेशंस होंगे? देखिए, 2 स्कीम्स में बदलाव करूंगा। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में काफी इंटरनेशनल एक्सपोजर है। अब जब इंटरनेशनल एक्सपोजर की सेबी के द्वारा कैप आई है तो काफी फंड मैनेजर्स अपने स्टॉक्स को एवरेज भी नहीं कर पा रहे क्योंकि वो अमाउंट बढ़ाने की
आज भी लिमिट नहीं है। तो जब भी मैं फंड मैनेजर से बात करता हूं तो वो कहते हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, काफी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स उनको पसंद है, बट वो उनकी गिरावट देखने को मिली है, बट फिर भी वो ऐड नहीं कर पा रहे हैं जो नया पैसा है। तो मैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप से एग्जिट करने की सलाह दूंगा, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी से एग्जिट करने की सलाह दूंगा। कॉन्ट के दोनों स्कीम्स बहुत अच्छे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, बट कॉन्ट एक बहुत अनकन्वेंशनल करेजियस एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। संदीप टंडन जो उनके सीईओ हैं, उन्होंने ट्रेजरीज मैनेज की हैं, एक हर्ड मेंटालिटी नहीं है उनमें, तो आई वुड से इट्स ए गुड बेट। कैनरा और मिराई का भी आप फंड बरकरार रख सकते हैं। 3-4 स्कीम्स ऐड करें, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी, एसबीआई कॉन्ट्रा और कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, इनको आप ऐड करें। 2 को हटाएं, 4 को ऐड करें। आई थिंक यू हैव स्कोप फॉर 8 AMCs given 1 lakh rupee as your investment amount. ठीक है, तो आपके पोर्टफोलियो में थोड़े से बदलाव सजेस्ट किए हैं यहाँ पर। आप कुछ फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू कीजिए, जिसमें कैनरा रोबो ब्लू चिप इक्विटी, मेरी एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, क्वांट एक्टिव, क्वांट स्मॉल कैप है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड से आप निकल सकते हैं। कुछ नए फंड्स भी सजेस्ट किए हैं फिरोज जी ने, वो भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेरीज को शामिल करेंगे। आप देखते रहिए योर मनी। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज मौजूद हैं। कुछ और क्वेरीज ले लेते हैं और अगले कॉलर मानव हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्टेड है। मानव नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, गुड इवनिंग। नमस्कार सर, गुड इवनिंग सर। सर मैंने अपने कुछ इन्वेस्टमेंट, बताइए सवाल। मैम मेरा टारगेट थोड़ा है कि 5 CR का इन नेक्स्ट 10 ईयर्स का। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये मेरा सब जो मैंने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, जो डिक्लेरेशंस दी हैं, तो वो सब ठीक है, ऑन राइट नोट है? एक ये था, और एक ये था सर के लिए कि सर आज की डेट में जो नई एप्स आई हैं कि आप खुद से अपनी म्यूचुअल फंड्स कर सकते हैं, तो उसके थ्रू करना ज़्यादा बेनिफिशियल है या जो एक एक्सपर्ट जो एडवाइजर्स हैं उनके थ्रू करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा? ओके, तो फिरोज जी आपने सुना इनका पूरा सवाल। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड तो है ही, बट ऐप रिलेटेड भी है। टारगेट 10 इयर्स में 5 करोड़ का है, पोर्टफोलियो आपके पास है। डिटेल्स जिसमें लमसम प्लस SIPs दोनों ही शामिल हैं, बड़ा पोर्टफोलियो है इनफैक्ट। क्या सजेशन आपके? मानव देखिए, पहले तो आपके पोर्टफोलियो को अगर आप खुद ही एनालाइज करें तो देखें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है जिसने 1 साल में 17.5% पॉजिटिव रिटर्न। आप ही की स्कीमों में एक आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड भी है जिसमें -23 मिला है। तो बेस्ट और वर्स्ट में अंतर कितना हो गया? 40% हो गया सिर्फ आपकी स्कीमों में। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड चुनना बहुत बारीकी का काम है, ये मेरा मानना है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में है 2 साल से, बट उसकी पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी जब हमने रेकमेंड करना शुरू किया, अब वो परफॉर्म कर रही है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड चॉइस इज अ स्किल इन इटसेल्फ। तो मैंने अपने रिसर्च में से 20 लोग सिर्फ ये काम के लिए लगाए हुए। अब कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, क्या मुझे ऑनलाइन खुद करना चाहिए? खुद तो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि 200 स्कीम में से चुनना बड़ा कठिन काम है, आपको नहीं करना चाहिए। बट अगर आप जैसे योर मनी देख के आप अपनी स्कीमें चुन रहे हैं, तो आप ऑनलाइन जाके डायरेक्ट खरीदें, क्योंकि वो 1% आप जो बचा पाएंगे वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा लंबी अवधि में। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटर चुन रहे हैं तो बारीकी से चुनिए। अगर आप स्कीम योर मनी देख के निष्पक्ष जो एडवाइस मिलती है, आपको बहुत सारे बेहतरीन एडवाइजर गेस्ट आते हैं दीपाली मैडम के शो पे, तो आपने अगर चुनाव कर ही लिया है तो डायरेक्ट आप ऑनलाइन जरूर कर सकते हैं 1% की बचत करने की। अब रहा सवाल आपका जो गोल है, उसके लिए 1.9 लाख की SIP चाहिए होगी 10 साल के लिए, तब जाके 14% पे 5 करोड़ रुपया इकट्ठा होगा। आपकी स्कीम्स में काफी स्कीमों में बदलाव की जरूरत है। आपकी आईसीआईसीआई की काफी सारी स्कीमें हैं, 3 स्कीम्स आईसीआईसीआई की है, एक्सिस की एक स्कीम है, उसको आपको एग्जिट करना है। तीनों एक्सिस की और एक एक्सिस की और तीनों आईसीआईसीआई की एग्जिट कहूंगा। कैनरा रेबको इक्विटी हाइब्रिड एग्जिट करनी है, कोटक स्मॉल कैप मेरे हिसाब से एग्जिट करनी है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एंड एक्सिस मिड कैप। उसके बदले आपको 2 ही स्कीमें ऐड करनी पड़ेंगी, एसबीआई कॉन्ट्रा, इन्वेस्टको इंडिया मल्टी कैप। अगर आपको एसबीआई की दूसरी स्कीम चाहिए, ये मेरी आगे चलते हुए एक इंक्लूजन है, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, ये आप जरूर इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी एएमसी है, तो 2 स्कीम्स जरूर आप रख सकते हैं मन। ओके,
चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर काफी सजेशंस दिए हैं फिरोज जी ने। कुछ बदलाव हैं, कुछ फंड से निकलना है, कुछ नए एडिशंस कर सकते हैं। तमाम डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, क्वेरीज तो इतनी लेंगे, लेकिन फिरोज जी के टॉप 4 फंड्स पूछ लेते हैं उन व्यूअर्स के लिए, स्पेशली जो लेट से कनेक्ट हुए हैं शो में या फिर जो पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं और फिरोज जी की चॉइसेस के साथ जाना चाहते हैं। बताइए फिरोज जी, आपके पिक्स। दीपाली जी, हमने पूरी 200 स्कीमों को एनालाइज किया और अब आज थोड़ी मैं फ्रेश स्कीम्स देना चाहूंगा आपको। दिस वीक आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड, HDFC स्मॉल कैप फंड, आप ICICI लार्ज एंड मिड कैप एंड मिरा एसेट फोकस्ड इक्विटी, ये चारों स्कीम्स हम इंक्लूड कर रहे हैं हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च ओवर द लास्ट 2-3 मंथ्स। ओके, तो ये नए 4 फंड्स फिरोज जी की ओर से मिले हैं आपको, और इसमें आदित्य बिरला का मल्टी कैप, ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप, मिरा एसेट फोकस्ड और HDFC स्मॉल कैप फंड्स है। तो इन फंड्स के साथ अपना पोर्टफोलियो भी क्रिएट कर सकते हैं और एडिशंस भी कर सकते हैं। शुक्रिया फिरोज जी आने के लिए शो में, अपने व्यूज देने के लिए सभी क्वेरीज पर। थैंक यू। और इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार। अपने बिग बॉस